हेलो दोस्तों, मैं आप सबका अपना अविनाश कुमार आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, और आशा करता हूं कि इसके पहले जितने भी सारे वीडियोस हैं आप लोगों ने देख लिए होंगे ध्यानपूर्वक और आप लोगों ने नोट्स भी बना लिए होंगे। तो चलिए इसी क्रम में आज हमारा है मूल्यांकन का महत्व और विशेषता, इनके बारे में जानेंगे क्या कि मूल्यांकन की विशेषता है और क्या इसका महत्व है, मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इन सारे पक्षों को देखते हैं। और ये सीटेट के लिए हमारा कंटिन्यू चल रहा है, आप सबको पता है, ये सुपर टेट में भी काम करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूल्यांकन का महत्व एवं आवश्यकता, उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। ठीक है, उद्देश्य मतलब जो चीज़ आप पढ़ाए हैं उसमें जिस चीज़ के लिए आप पढ़ाए हैं उस उद्देश्य की वो पूर्ति कर रहा है कि नहीं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना ये क्या कहलाता है, महत्व। इसके उद्देश्य की प्राप्ति की गई कि नहीं की गई, इसी बात को पता करने के लिए किया जाता है मूल्यांकन। उपयोगी शिक्षण विधियों के चयन में सहायक, मतलब आप कोई चीज़ सिखा रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं और बालक को कुछ हद तक बालक को समझ में आ रहा है, कुछ और बालक को नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको अपने शिक्षण विधियों में चेंजेस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मूल्यांकन। क्योंकि ये मूल्यांकन करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि बालक को समझ में आया कि नहीं आया। और जब बालक को नहीं समझ में आया तब आप अपने शिक्षण विधियों में क्या करेंगे, चेंजेस लाएंगे। ठीक है, छात्रों के प्रगति की जानकारी। अब छात्र को जो आप सिखाए हैं, छात्र को आप जो भी सिखाए हैं, जो भी पढ़ाए हैं, ठीक है, उसके सिखाने के बाद उसके अंदर कुछ प्रगति हुई है कि नहीं, उसके सोचने, विचारने और समझने और अर्थ निकालने, इन सारे पक्ष में कुछ उसके बदलाव हुए हैं कि नहीं, उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आए हैं कि नहीं। पहले जिस हिसाब से अपने सहपाठियों और अध्यापक और घर परिवार के लोगों से बात करता था, कुछ उसमें परिवर्तन आए हैं कि नहीं आए, इस बारे में जानकारी, प्रगति के बारे में जानकारी का पता लगाना ही क्या कहलाता है, मूल्यांकन। तो छात्रों के प्रगति की जानकारी का पता लगाते हैं। छात्रों के वर्गीकरण में सहायता, अगर आपके हमने बताया कि बहुभाषिकता, बहुसांस्कृतिक, समावेशी। ठीक है, ये भारत की जितनी भी कक्षाएं हैं, जो भी विद्यालय हैं, सब बहुभाषिकता है, बहुसांस्कृतिक है, सब समावेशी कक्षा है। ठीक है, प्रत्येक, चाहे वो UKG, LKG 1 2 3 हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, कुछ भी हो, सब बहुभाषिकता, बहुसांस्कृतिक और समावेशी कक्षाएं, अलग अलग जाति धर्म वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने पीछे ही पढ़ लिया है। ठीक है, तो जब आपको पता है कि एक ही क्लास में मंद बुद्धि बालक, तीव्र बुद्धि वाला, ठीक है, मंद बुद्धि वाला, विशिष्ट बालक और मतलब 3 तरह के, एक तेज तराक लड़के, एक सामान्य बालक, एक पिछड़े। तो जब आपके क्लास में कई तरह के बालक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कुछ बालक को तो जल्दी समझ में आ जाएगा, कुछ को देर से समझ में आएगा, कुछ को तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जब आप आकलन करेंगे तो इस बात का पता चलेगा कौन तेज तराक बालक बना, कौन गधा, तो उसके वजह से क्या करेंगे, हम अलग अलग कर लेंगे। तो छात्रों के वर्गीकरण में सहायता करता है कि जो छात्र हैं, जो ज़्यादा कमज़ोर छात्र हैं, उसको हम अलग से क्या करेंगे, कुछ न कुछ उसको समझाएंगे, उनके लिए अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करके उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसकी सहायता करता है आपको पहचानने में कि कौन छात्र कमज़ोर है और कौन छात्र पढ़ने में तेज है। इसीलिए मूल्यांकन किया जाता है। और जब मूल्यांकन करेंगे तेज और कमज़ोर छात्रों का बात जब पता चलेगा तो आप उसका क्या कर पाएंगे, वर्गीकरण। उसको कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए उनको अलग से शिक्षा दी जाएगी, अलग से उन पर निर्देश दिए जाएंगे, अलग से उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा और कुछ शिक्षण विधियों का प्रयोग करके उन्हें समझाने, सिखाने और बताने का क्या करेंगे, हम कोशिश या प्रयास करेंगे। अगला कह रहा है निदानात्मक एवं उपचारात्मक। निदानात्मक का मतलब होता है कारणों का पता लगाना कि बालक किस वजह से नहीं सीख पाया, जो भी चीज़ आप सिखा रहे हैं बालक क्यों नहीं सीख पाया, रीजन इसके पीछे क्या है, इसकी मानसिक क्षमता है या इसकी शारीरिक क्षमता है, ठीक है, या इसके घर परिवार की वजह से नहीं सीख पाया या अपने आसपास पड़ोस समाज की वजह से नहीं सीख पाया, कोई न कोई जरूर रीजन रहा होगा जिसकी वजह से क्या है, बालक नहीं सीख पाया है। उस कारणों का पता लगाने के लिए ही हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। आज जैसे हमें कारणों का पता चल जाता है कि बालक किस वजह से नहीं सीख पाया है, तो फिर उसका क्या करते हैं, हम उपचार करते हैं, उसे निर्देश देते हैं कि भैया तुम ऐसे पढ़ो, इसके बाद ये चैप्टर पढ़ो, इसके बाद ये चैप्टर पढ़ो, फिर इसके बाद ये करो, तब तुम्हें बेहतर समझ में आएगा। तो ये क्या कहलाता है, निर्देश देना, फिर इसके बाद उपचार करना। आप हाई देखेंगे, हाई स्कूल इंटर में कभी कभी लोग क्या है, मैथ में देखेंगे तो
मैथ जब पढ़ाएंगे तो अपने से ही बीच में कोई सब्जेक्ट, मैथ में कोई चैप्टर चूज कर लेंगे, पहले 5वां चैप्टर पढ़ाएंगे तो कोई 6वां चैप्टर पढ़ाता है, कोई दूसरे तीसरे को रिलेट करके पढ़ाता है। तो अपने हिसाब से अध्यापक क्या करता है, अपने अनुभवों के हिसाब से, ठीक है, चैप्टर को आगे पीछे कर क्या करता है, वो पढ़ाने की कोशिश करता है जिससे बालक को जल्दी समझ में आए। आगे ये मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, क्यों ये किया जाता है। ज्ञान की जांच, क्या होना चाहिए, ज्ञान की जांच, ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी, ठीक है। ज्ञान की जांच करना है कि मतलब बालक को जो हमने सिखाया उसमें वो कहाँ तक सीख पाया उसके, और विकास, और उसके सीखने के बाद उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन है, इसके बारे में पता लगाने के लिए क्या करते हैं, हम मूल्यांकन करते हैं भैया। नवीन परीक्षा प्रणाली की समुचित व्याख्या मतलब जो नई शिक्षा प्रणाली है, जो नई तरीके से जो परीक्षा हो रही है, सतत मूल्यांकन जिसको हम कहते हैं। सतत मूल्यांकन का अर्थ ये होता है कि लगातार आप पढ़ा रहे हैं, तभी किसी वाला को उठा के कोई क्वेश्चन पूछ लिए जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उसके अंतर्गत, या उसका साप्ताहिक टेस्ट लेंगे या मंथली टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो ऐसे टेस्ट को क्या कहते हैं, तो ये कह रहे हैं नवीन परीक्षाओं का। पहले का जो अवधारणा थी, पहले छमाही परीक्षा होती थी और सालाना 6 महीने बाद एक परीक्षा होती थी, एक साल के अंत में होती थी, जिससे साल के अंत में पता चलता था कि बालक तो कुछ सीख ही नहीं पाया। आज जब साल के अंत में पता चलेगा आपको कि बालक कुछ सीख ही नहीं पाया, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, साल तो निकल गया, फिर अगले साल में तो 1 साल पीछे चला गया। इसलिए सतत मूल्यांकन करना चाहिए, उसका मंथली टेस्ट लेना चाहिए, साप्ताहिक टेस्ट लेना चाहिए, जिसको तुरंत पता चल पाए एक चैप्टर खत्म हुआ, इस चैप्टर से रिलेटेड भी आपको टेस्ट हो जाएगा, तो अध्यापक को ये पता चलेगा ना कौन कौन बालक इस चैप्टर को अच्छी पूर्वक समझ पाया, कौन कौन नहीं समझ पाया। जो नहीं समझ पाया उसके लिए अलग से क्लास एक रख देंगे, एक्स्ट्रा क्लास रख देंगे, उस क्लास में उसको फिर समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि उनको एक साथ लेके जाया जाए। इसीलिए सतत मूल्यांकन करना चाहिए, साप्ताहिक टेस्ट लेना चाहिए, मंथली टेस्ट लेना चाहिए, जिससे बालक के अंदर परीक्षा का डर क्या होता है, खत्म हो जाता है। जब परीक्षा का डर खत्म हो जाएगा तो कहीं भी लेके जाइए, कहीं भी दिलवाइए परीक्षा, हो सब में क्या करेगा, अच्छा प्रदर्शन करेगा। आगे आइए, अगला कह रहा है विद्यार्थी के कार्य पद्धति की जांच करना। मतलब जो बालक है किस हिसाब से कार्य कर रहा है उसके बारे में जांच करना, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी प्राप्त करना। व्यक्तिगत, जो हमने बताया, व्यक्तिगत रूप से कोई मंदबुद्धि बालक है, कोई दिव्य बालक, कोई विशिष्ट है, कोई प्रतिभाशाली बालक है, तो इसकी पहचान करना, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर पाई जाती क्या, कभी भी 2 व्यक्ति समान नहीं होते हैं। ये दुनिया में जितने भी सारे व्यक्ति, चाहे करोड़ों लाखों अरबों लोग हैं, सब में पाया जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता। सबकी सोचने समझने की शक्ति क्या होती है, अलग होती है, ठीक है। सबका रंग रूप अलग होता है। तो यही कहा गया है कि व्यक्तियों के अंदर पाया जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता, और व्यक्तिगत विभिन्नता की जानकारी प्राप्त होती है कि कौन बालक कितना जल्दी सीख रहा है। अब होता है व्यक्तिगत रूप से छात्रों को निर्देश पूर्व सहायता प्रदान करना। व्यक्तिगत मतलब होता है कि किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, व्यक्तिगत मतलब प्रत्येक अलग प्रत्येक विद्यार्थी को समझाना या बताना। तो व्यक्तिगत रूप से छात्रों को निर्देश पूर्व सहायता प्रदान करना। आप जब व्यक्तिगत रूप से किसी बालक पर विशेष रूप तभी ध्यान दे पाएंगे जब आपको पता चलेगा कि बालक पढ़ने में कैसा है। जब कमज़ोर रहेगा तब व्यक्तिगत रूप से उसे क्या करेंगे, अलग से उसे ऑफिस में बुलाएंगे, ठीक है। उसके यहाँ घर परिवार अभिभावकों से मिलेंगे कि भैया आपका बेटा ऐसे ऐसे है, आप थोड़ा इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, उनके खान पान पे ध्यान दीजिए। अगर मानसिक रूप से कमज़ोर है तो शारीरिक रूप से कमज़ोर है, तो इन चीज़ों को उसके अभिभावकों से मिल के कुछ बताएगा, जिससे क्या होगा, उसकी समस्या का निवारण किया जाएगा। अगला हमारा कर रहा है कि उपचारात्मक शिक्षा की नवीन योग्यता को क्रियान्वित करना। उपचारात्मक मतलब नए नए तरीकों को अपनाना उसकी समस्या समाधान के लिए। मूल्यांकन द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पाठ्यक्रम में समुचित परिवर्तन लाना। मतलब जितने भी आपकी किताब में दिए गए चैप्टर, जो भी चैप्टर आपकी किताब में दिए गए हैं, उस चैप्टर क्या उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए वो चैप्टर बनाया गया है, उस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है कि नहीं, इस बात का क्या करना है, आपको पता करना है। जो चैप्टर हम जिसके लिए पढ़ा रहे हैं अगर उसके लिए लाभदायक नहीं है तो आप क्या करेंगे, उस चैप्टर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके क्रम को बदल सकते हैं, पढ़ाने के क्रम को, लेकिन अपने शिक्षण अनुभवों के अनुसार। क्योंकि पढ़ाएंगे बालक को चैप्टर नहीं समझ में आएगा तो कहेंगे भैया ठीक है चलो ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, इस चैप्टर को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले फला चैप्टर पढ़ लेते हैं। तो चैप्टर को अपने अनुसार क्या करते हैं, चेंज करते हैं ना। तो कब चेंज करते हैं,
क्योंकि पढ़ाएंगे बालक को नहीं समझ में आएगा, शिक्षण विधियों के यूज किया नहीं समझ में आया तो उसको एक क्रम में सजाएंगे कि पहले इसको पढ़ाएंगे तो इससे संबंध में ही, क्योंकि पूर्व ज्ञान के आधार पर ही पढ़ाया जाता है, आपको हमने पहले ही बताया गतिविधियों से जोड़कर। तो पाठ्यक्रम में समुचित परिवर्तन कर सकता है अध्यापक। विद्यार्थियों के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करके उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करना चाहिए, इसलिए मूल्यांकन किया जाता है। पाठ्यक्रम की उपादेयता की जांच करके उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम में आप सुधार भी कर सकते हैं उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए कि आपके लाइफ के लिए कितना बेटर है। ठीक है, इन चीज़ों को समझाने बताने के लिए आप क्या करें, उसको उपयोगिता में चेंज लाने कर सकते हैं। अगला है मापन तथा मूल्यांकन द्वारा, ध्यान दीजिए। ठीक है, पाठ्यक्रम की उपयोगिता को जांच करके, ठीक है, हो चुका है। मापन तथा मूल्यांकन द्वारा अधिगम को प्रेरित किया जाता है। मूल्यांकन जब आप करेंगे, जब मापन करेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि बालक किस क्षेत्र में कमज़ोर है, तो उसे सीखने के लिए उस क्षेत्र से रिलेटेड कुछ पुरानी चीज़ें बताएंगे, उसके घर परिवार से जोड़ के उससे आगे उसको सीखने के लिए उसके अंदर एक रुचि पैदा करेंगे, जिज्ञासा पैदा करेंगे, कल्पना पैदा करेंगे, जिससे वो क्या है उस चैप्टर को अंदर जो भी विद्यमान चीज़ें भली भांति उसे वो समझ सके। ठीक है, तो उसे अंदर से तैयार करेगा, उसे प्रेरित करेगा। उद्देश्यों तक पहुंचने तक का प्रयास किया जाता है। फिर से मापन तथा मूल्यांकन द्वारा अधिगम को प्रेरित किया जाता है और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। जो चीज़ें जिस चीज़ के लिए हम पढ़ा रहे थे बालक उसे पूरा तरीके से सीख पाया है कि नहीं सीख पाया है, ठीक है, इस चीज़ का पता करके फिर से अपने शिक्षण विधियों में प्रयोग करके उसे अंदर से प्रेरित करेंगे, तैयार करेंगे और उस निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में उसकी क्या करेंगे, सहायता करेंगे। आइए भैया मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन के कितने प्रकार हैं भैया? एक होता है सतत मूल्यांकन, एक होता है व्यापक मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन में हमने आपको बताया, सतत मूल्यांकन वो होता है जिसमें क्या है मंथली टेस्ट लेना, ठीक है। एक होता है साप्ताहिक टेस्ट, ये कह सकते हैं साप्ताहिक टेस्ट। एक होता है मंथली टेस्ट से महीने में टेस्ट लेना, ठीक है। व्यापक का मतलब होता है साल के अंत में जो परीक्षा ली जाती है वो क्या होता है, व्यापक होता है, ठीक है। ये लगातार चलता रहता है, ये लगातार चलता रहता है, ये साल में के अंत में होता है, ठीक है। साप्ताहिक टेस्ट होता है, महीने के टेस्ट, लगातार टेस्ट, ये हमारा क्या होता है साप्ताहिक टेस्ट, और ये होता है हमारा मूल्यांकन। यहाँ तक बातें आप लोग को समझ, मूल्यांकन के प्रकार यहाँ तक समझ में आ गया आपको, ठीक है। मूल्यांकन के प्रकार में क्या था हमने बताया कि सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। सतत मूल्यांकन में हमने बताया कि साप्ताहिक टेस्ट, मंथली टेस्ट, या क्लास में पढ़ाते समय उठा के किसी से कुछ पूछ लिए, ठीक है, ये हमारा क्या होता है सतत मूल्यांकन। अब व्यापक मूल्यांकन हमारा साल के अंत में लेना, साल के अंत में लेना, ठीक है। तो आगे आते हैं हमारा क्या है आकलन के प्रकार। ये मूल्यांकन के प्रकार थे, अब आकलन के प्रकार। आकलन के प्रकार में पहला हमारा क्या है भैया, पहला हमारा अधिगम के लिए आकलन, दूसरा है अधिगम का आकलन, तीसरा है अधिगम के समान या अधिगम के रूप में आकलन। यहाँ से हर बार बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, कोई भी ऐसा साल नहीं है सीटेट का जिसमें यहाँ से क्वेश्चन ना आया हो, तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक बहुत आसानी से समझिएगा, ठीक है। आप इसको ध्यान दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। अगर ये नहीं समझ में आया तो समझ लीजिए बहुत कन्फ्यूजन पैदा होगा, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। अधिगम के लिए आकलन, अगर कार्य करते समय, अगर मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, मान लीजिए चाय बना रहे हैं, ठीक, क्या बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, चाहे कॉफ़ी बना रहे हैं। तो चाय बनाते समय आप जब चाय आप बनाते समय जब चाय को चखते हैं, क्या करते हैं, चाय को चखते हैं, तो उसमें क्या करते हैं अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन मतलब, अधिगम के लिए आकलन मतलब इसलिए हम उसको चेक करते हैं ताकि चाय को हम अच्छी बना सकें। तो कार्य करते समय जिस चीज़ को जो भी कार्य करते हैं उसको जब हम उसी समय चेक करते हैं तो कहलाता है अधिगम के लिए आकलन। तो चाय बनाते समय हम चाय थोड़ा सा निकाल लेते हैं, उसको चेक कर लेते हैं कि चाय सही बना है कि नहीं, उसका स्वाद सही है कि नहीं, उसमें मीठा है कि नहीं, ठीक है, चाय पत्ती सही मात्रा में पड़ी कि नहीं। उसी प्रकार हम अपनी कक्षा में पढ़ाते समय उसी चैप्टर से रिलेटेड बालक से खड़ा करके कुछ क्या करते हैं पूछ लेते हैं। तो उस समय हम कौन सा काम कर रहे हैं, अधिगम के लिए आकलन।
ताकि सीखने वाला काम और बेहतर से हम कर सकें। अधिगम मतलब सीखना, ठीक है, सीखने के लिए और या सिखाने के लिए और बेहतर हम कर सकें, उसके लिए किया जाता है जो आकलन, वही कहलाता है अधिगम के लिए आकलन। चाहे मैं चीनी कम होती तो फिर दोबारा डाल लेते हैं, चाहे पत्ती कम होती तो फिर दोबारा डाल लेते हैं। पढ़ा रहे चैप्टर में बालक को नहीं समझ में आता फिर से चैप्टर को पढ़ा लेते हैं, अलग तरीके से बता लेते हैं, समझा देते हैं। तो ये हमारा क्या कहता है, अधिगम के लिए आकलन। अगला है अधिगम का आकलन। आपने चाय बनाया, क्या क्या भैया, आपने चाय बना लिया। चाय बनाने के बाद आप घर में चाहे पापा मम्मी दादा दादी भाई बहन जो भी हैं, ठीक है, जो भी हैं उनको क्या करें, चाय ले जाके हम देंगे। उनको क्या करेंगे, चाय ले जाके हम देंगे। जब चाय उनको ले जाके देंगे तो लोग क्या करेंगे, चाय को चखेंगे। चाय क्या करेंगे, चाय पियेंगे, चाय को चखेंगे। चखने के बाद जब वो लोग बताएंगे कि भैया चाय अच्छी बनी है, तब उस समय कौन सा काम हो रहा है, अधिगम का आकलन। अब उन्होंने जब बता दिया कि क्या है, चाय अच्छी बनी, तो होगा अधिगम का आकलन, ठीक है ना। अब अगला कह रहा है अधिगम के रूप में आकलन, चाहे अधिगम के समान आकलन, ठीक है, अधिगम के रूप में आकलन या अधिगम के समान आकलन, ठीक है। स्वयं का आकलन, चाय बन गया, चाय को हमने चख लिया, चाय अच्छा बना, ठीक है, हमने स्वयं का आकलन कर लिया। अब चाय में जो चीज़ें डालनी है, चीनी डालनी है, चाय पत्ती डालनी है, पानी डालना है, दूध डालना है, उसको हमने चेक किया। जब सारी वस्तुओं को हमने चेक किया, ठीक है, तो अधिगम के लिए आकलन। जब कोई दूसरा चेक किया कि चाय अच्छा बना है कि नहीं, तो अधिगम का आकलन, ठीक है। अगर स्वयं हमने चेक किया तो अधिगम के रूप में, अधिगम के समान आकलन। तीन चीज़ें याद रखिएगा, अधिगम के आकलन, अधिगम के लिए, अधिगम का, अधिगम के समान। अधिगम के ताकि और अच्छी बने, अधिगम का दूसरों ने बताया कि बेहतर है, अधिगम के समान मतलब उसी के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ों को चेक कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोग को आज ये टोटल समझ में आया कि मूल्यांकन क्या है, मापन क्या है, ठीक है। आज ये कंप्लीट होता है। कल हम लोग देखेंगे कि मूल्यांकन और मापन में क्या अंतर है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग को बातें सारी समझ में आ गई होंगी कि अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम के रूप में आकलन, मूल्यांकन के प्रकार क्या होते हैं, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं, मूल्यांकन क्यों किया जाता है, ठीक है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं। इन चीज़ों को चेक करने के लिए सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं आज यहीं पे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।